हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम कर रहे हैं एपिसोड 3 योगी जी का। पहला एपिसोड पहला वाला एपिसोड है तीखे रिएक्शन में। सेकंड वाला है इसी चैनल में इंडियन अमेरिकन व्लॉगर के अंदर ही कल किया था, और अब तीसरा भी यहीं पे आ रहा है। तो अगर इनमें से कोई मिस कर दिया है तो वो आप अकॉर्डिंगली देख सकते हो जाकर। कोशिश करूंगी कि पहला भी यहाँ डालने की कोशिश करूंगी, अगर पॉसिबल हुआ तो वो भी डाल देंगे। तो चलो, अभी का जो एपिसोड है वो है ओए होए नेक्स्ट पीएम इज एवरीथिंग प्लान्ड। देखते हैं भैया, मेरे हिसाब से मोदी जी के बाद जो नेक्स्ट बेस्ट बंदा है वो योगी जी हैं। मेरे को और कोई नज़र नहीं आ रहा है। कईयों को होता है ना कि ये या वो, नो, मेरे लिए योगी जी। और मैं कई बार ये बात कह चुकी हूँ, क्योंकि कोई फैमिली नहीं है और पूरा मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि भाई बस पूरी देश सेवा है। और यूपी में जो कमाल किया है, जिस तरह से गुंडा राज खत्म किया है और भैया क्लीन अप किया है, मैं तो भैया इम्प्रेस्ड हूँ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 2 में हमने देखा कि 2017 के बाद ठोक देंगे पॉलिसी और बुलडोजर जस्टिस ने कैसे माफिया को लिटरली मिट्टी में मिला दिया है। और अब इस एक्सक्लूसिव डॉक्यू सीरीज के इस फाइनल एपिसोड में कुछ बहुत ही फैसिनेटिंग होने वाला है। इस एपिसोड में हम योगी जी के लाइफ के कुछ ऐसे रियल इंसिडेंट्स को डिकोड करने वाले हैं जिन्हें देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। और इसी एपिसोड में हम ये भी डिकोड करने वाले हैं कि क्या योगी जी भारत के अगले प्राइम मिनिस्टर। ये बड़ा मजेदार था, मुझे याद है इसकी खास हमने फोटो भी की थी। हमने कहा था मोदी जी उनको ट्रेनिंग दे रहे, बता रहे हैं कि पीएम के लिए क्या क्या जरूरी है। बनेंगे। एंड आई गारंटी कि इस पीएम वाले डिबेट पर आपको एक ऐसा पर्सपेक्टिव मिलने वाला है जो आज तक किसी ने कहीं पर भी डिस्कस नहीं किया है। और इस डिबेट को लेकर वो पर्सपेक्टिव लिटरली आपका पूरा का पूरा नजरिया बदल देने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फाइनल एपिसोड ऑफ दिस एक्सक्लूसिव डॉक्यू सीरीज। ये बड़ी अच्छी फोटो है। कैसे मोदी जी समझा रहे हैं, वो जैसे होते हैं ना, बड़े ध्यान से कोई अपने सीनियर को सुनता है वैसे। ये जनरेटेड है। ये तो थोड़ी लग रही, पर एक्चुअल भी एक ऐसी थी। तो प्रजा सुखे सुखम राज्य प्रजानां च हिते हितम नात्म प्रियम हितम राज्य प्रजानां तु प्रियम हितम। ये चाणक्य का एक श्लोक है जिसमें वो ये कहते हैं कि जो राजा होता है उसका सुख प्रजा के सुख में ही होना चाहिए और उसे वही चीजें अच्छी लगनी चाहिए जिसमें प्रजा की भलाई होती है। यानी एक आदर्श राजा के मन में किसी चीज का कोई लालच नहीं होना चाहिए और उसे वो सब कुछ त्याग देना चाहिए जिससे कि उसके काम से उसका मन भटक सकता है। अब चाणक्य के इस श्लोक को थोड़ा योगी जी के केस में अप्लाई करके देखने की कोशिश करते हैं। जुलाई 2023 दिनेश चौधरी, जो कि यूपी के एक एमएलए है, वो एक वीडियो ट्वीट करते हैं। इस वीडियो में एक फीमेल टूरिस्ट होती है जो कुछ लोगों के साथ माता जी के दर्शन करने के लिए एक पहाड़ी पर जा रही होती है। वो पहाड़ी पर जाते वक्त एक मिनी व्लॉग बनाती है जिसमें वो दिखाती है कि माता जी के मंदिर तक पहुंचने का जो रास्ता है वो कितना रिस्की है। अब वो लोग फाइनली माता जी के मंदिर में पहुंचते हैं, वहां दर्शन वगैरह कर लेते हैं, लेकिन वहां उन्हें एक पुजारी मिलता है जो उनसे कहता है कि यहाँ पर प्रसाद बेचने वाली जो शॉप्स है वहां उनकी योगी जी की बहन है, वो माँ भुवनेश्वरी प्रसाद भंडार नाम से एक शॉप दिखेगी। वहाँ योगी जी की बहन एक महिला है जो उस शॉप को चलाती है। जाते वक्त आप उनसे जरूर मिलके जाना। अब ये टूरिस्ट जब उस शॉप के पास जाते हैं तो उस शॉप में बैठी हुई महिला उन्हें आवाज देकर बुलाती है और उन्हें उसकी शॉप से प्रसाद खरीदने के लिए कहती है। और जब ये टूरिस्ट वहाँ जाते हैं तो उन्हें वहाँ के बाकी लोगों से पता चलता है कि वो छोटा सा शॉप चलाने वाली महिला कोई और योगी जी की है, बल्कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सगी बहन शहीदी। अब पहले आप ये रिसर्च पेपर देखना, यहाँ आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखेगी। पॉलिटिक्स में एक टर्म होती है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। वही तो, इसे आसान और यही चीज आप मोदी जी के में भी देख रहे हो। मोदी जी की ये सिंपल इंग्लिश है, डायनेस्टी सिस्टम। हाँ, पर मैं कह रही हूँ मोदी जी को भी देखो। मोदी जी के भी मदर जो थी, भाई जो थे, वो कैसे रह रहे हैं वो भी देखो, कितने सिंपल, अपने उसी घर में, कोई ऐसा नहीं। और कई हैं जो भैया शीश महल बना लेते हैं गवर्नमेंट को के घर को।
अच्छा मैं कहूँ तो पावर हमेशा घर में ही रहेगी और फैमिली लीनेज के थ्रू वो ट्रांसफर होती वो तो रहेगी, देख यानी लिया। राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अब ये रिपोर्ट देखना, ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें लिखा गया है कि इंडिया के 5204 सिटिंग MPs, MLAs और MLCs में लगभग 21% मेंबर्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली डायनेस्टिक बैकग्राउंड से आते हैं। और ये डेटा किसी एक पार्टी का नहीं, इसमें कांग्रेस, सभी। समाजवादी पार्टी, DMK और इवन बीजेपी जो खुद योगी आदित्यनाथ की पार्टी है, ये सब पार्टियां शामिल है। और अब इस रिसर्च पेपर को देखो जो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस और बिट्स पिलानी ने मिलकर बनाया है। और ये और भी ज्यादा फैसिनेटिंग है। इस रिसर्च में स्कॉलर्स ने ये ऑब्जर्व किया कि जो डायनेस्टिक पॉलिटिशियंस होते हैं, यानी कि जो परिवारवाद से आते हैं, वो इकोनॉमिक ग्रोथ, क्राइम कंट्रोल, डेवलपमेंट एंड लेजिस्लेटिव परफॉर्मेंस इन मैट्रिक्स में हमेशा अंडर परफॉर्म करते हैं वो तो करेंगे। compared to non-dynastic leaders। अब जरा दो सिनेरियोस को एक साथ रखकर देखते हैं। एक साइड ये ग्राउंड रियलिटी है कि इंडिया के लगभग 21% सिटिंग MPs, MLA और MLCs डायरेक्ट डायनेस्टिक बैकग्राउंड से आते हैं, यानी मेरे उनका ज्यादा पूरा होने का पूरा चाहिए। पॉलिटिकल करियर मेरे हिसाब से तो बहुत होंगे। किसी ना किसी सरनेम 20% कम लग रहा है। और बिट्स पिलाने वाली रिसर्च भी ये कहती है कि जो नेता परिवारवाद से आते हैं वो नॉन डायनेस्टिक लीडर्स के कंपेयर में अंडर परफॉर्म करते हैं। यानी इसका मीनिंग ये निकल कर आता है कि पॉलिटिक्स अगर जितना ज्यादा फैमिली बिजनेस बनेगी उतना ही ज्यादा जो स्टेट का इंटरेस्ट है वो परिवार के इंटरेस्ट के नीचे दब जाएगा। तो ऑफ कोर्स। ये हो गया फर्स्ट सिनेरियो। अब जो दूसरा सिनेरियो है उसमें कुछ ऐसा है कि यूपी जो कि देश का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट है, उसका सीएम जिसके एक साइन पर हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स क्लियर होते हैं, जिसके पास इतना इन्फ्लुएंस है कि वो अगर चाहे तो एक फोन कॉल में किसी को भी राज्यसभा, किसी बोर्ड या किसी कमीशन में कहीं पर भी सीट दिलवा सकता है। लेकिन बावजूद इसके उस आदमी की सगी बहन आज भी उत्तराखंड के पहाड़ों में एक छोटी सी प्रसाद की दुकान चला रही है। सोच के देखो कि योगी आदित्यनाथ चाहे तो क्या वो अपनी बहन की किस्मत को रातों रात नहीं बदल सकते हैं? क्या वो उन्हें एक आलीशान बंगलों में शिफ्ट नहीं कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं। लोग तो करते हैं, सबने किया हुआ है। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो अगर ऐसा करेंगे, वो अगर अपनी बहन के लिए सिस्टम को बैंड करेंगे तो वो भी उनमें से एक हो जाएंगे जिनके खिलाफ वो बुलडोजर चला रहे हैं। और बिल्कुल। उनका ये डेडिकेशन सिर्फ अपनी बहन के लिए नहीं है। अप्रैल 2020 की बात है, वो एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में थे, तभी उनके पास एक ऑफिसर आता है और फादर की बात कर रहे तक एक मैसेज पहुंचाता है। वो मैसेज देकर वो ऑफिसर वापस चला जाता है और योगी जी अपनी मीटिंग फिर से कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जब वो मीटिंग खत्म होती है उसके बाद मैसेज पढ़ा तो उस मीटिंग में प्रेजेंट एक सीनियर ब्यूरोक्रेट एक बहुत ही शॉकिंग ट्वीट करते हैं और वो ट्वीट ये था। तो न्यूज़, हाँ वही फादर। वो ऑफिसर जो मैसेज लेकर बीच मीटिंग में आया था, वो मैसेज ये था कि योगी जी के पिताजी की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन ये सुनने के बावजूद भी योगी जी ने वो मीटिंग कंटिन्यू की, बल्कि उन्होंने ये तक कह दिया कि वो अपने पिताजी की अंतिम यात्रा में नहीं जाएंगे क्योंकि कोविड जैसे क्रिटिकल सिचुएशन में एक मुख्यमंत्री होने के नाते उनके राज्य को उनकी ज्यादा जरूरत है। ये खुद योगी जी ने कहा है। और यहाँ तक कि जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि योगी आदित्यनाथ ने खुद का पिंडदान तक किया हुआ है। पिंडदान मतलब एक ऐसा रिचुअल होता है योगी जो है किसी भाई। मरे हुए इंसान की आत्मा को शांति मिले, इसलिए He has sacrificed all नहीं, relationships. ही बिकेम योगी। attachment. और योगी के जो था कि तुम अपना अटैचमेंट कम कर, अटैचमेंट he did नहीं that, होना okay. चाहिए, तो वही किया है। परफॉर्म किया जाता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ये रिचुअल खुद के जीते जी परफॉर्म किया और उसमें अपना Because he घर became a परिवार, yogi, रिश्ते भाई। नाते और यहाँ तक कि अपना रियल नेम अजय बिष्ट वो भी त्याग दिया है और वो एक योगी बन चुके हैं। इवन उनके डॉक्यूमेंट्स अगर आप देखोगे तो उन पर उनके नाम के आगे उनके पिताजी का नाम नहीं बल्कि उनके गुरु का नाम लगा होता है। अगर और डिटेल में जाकर देखें तो जहाँ कुछ छोटे मोटे मंत्रियों के घर भी कुछ इस तरह के होते हैं, वही योगी आदित्यनाथ का घर आज भी कुछ ऐसा है। और ये सिर्फ प्यार वाला घर नहीं बल्कि उनका रियल घर यही है। और ये सब चीजें मिलाकर एक पैटर्न फॉर्म करती है जो दिखाता है कि योगी आदित्यनाथ को अपने परिवार से कोई अटैचमेंट नहीं है, उन्हें मटेरियलिस्टिक चीजों में कोई लगाव नहीं है और उनमें अटैचमेंट की बात नहीं है। व्हेन ही बिकेम अ योगी ही हैड टू गिव अप ऑल सब दैट। कुछ आपने दे दिया, he सैक्रिफाइस had कर made दिया। his mind कि मैं योगी Yeah. बनने वाला और हूँ सब और योगी छोड़ गिव अप दूंगा। करना पड़ेगा। और बहुत tough अटैचमेंट होता है। थी बट he decided to become a yogi, so he had to leave that. Yes. किसी भी तरह का कोई लालच नहीं है। और इसलिए चाणक्य का वो श्लोक फिर से आता है कि जो राजा होता है उसका सुख उसकी प्रजा के सुख में ही होना चाहिए। ऐसे ही पर हम राजा नहीं बोल सकते क्योंकि आज के जमाने में राजा नहीं, ये सब सेवक हैं। करेक्ट। देश के सेवक या पब्लिक के और सेवक। ऐसा नहीं था कि public योगी जी servant। कोशिश करे थे राजा बनने ना, की। हाँ वो तो उनका बल्कि और ना ही योगी जी ने अपना वो कंपेयर किया विद गॉड। हाँ ना। योगी जी का एक और इंसिडेंट है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या हुआ था कि 2017 में जब योगी जी पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे तब उन्होंने एक बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन लिया था। योगी जी के पहले अखिलेश यादव यूपी के सीएम थे और ये भी बहुत भाई गॉड उनके टेन्योर में उन्होंने कुछ वो तो ऐसी dynasty स्कूल वाला बैच है। क्रिएट करवाई थी जिस पर उनका और उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी का फोटो था। लेकिन हुआ क्या कि 2017 में जब सत्ता योगी जी के हाथ में आई तो उस वक्त ये जो बैग्स थी ऐसी 35,000 से भी ज्यादा बैग्स सरकार के पास बची हुई थी। अब पॉलिटिक्स में कोई भी क्यों ना चुनकर आए, खास करके अपोजिशन लीडर्स में से, तो 99% चांसेस आर देयर कि वो पुरानी पार्टी को जितना हो सके उतना क्रिटिसाइज करेंगे और खुद के कामों को बड़ा दिखाएंगे। लेकिन योगी जी ने क्या किया बताया? उन्होंने वो 35,000 बैग्स जिन पर अखिलेश यादव और उनके पिताजी का फोटो लगा हुआ था वही बैग स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए ताकि उसे सरकार का पैसा पॉलिटिकल ईगो के चक्कर में खर्च ना हो जाए। नहीं, और साथ में बच्चों का नुकसान ना हो। जहाँ पे बच्चों को तो बैग्स मिल जाएं, ये कोई भी नहीं करता। कोई और पॉलिटिशियन होगा कभी नहीं करेगा।
एक सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। एक तो हमने देख लिया कि योगी जी खुद एज अ पर्सन किस तरह के इंसान है, और एक स्टेट का सीएम होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को कितना सिंपल रखा हुआ है। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है वो डिस्कस करना भी बहुत जरूरी है। देखो, योगी सरकार के अंडर यूपी में कई केसेस ऐसे भी रिपोर्ट हुए हैं जिनमें योगी के पार्टी के ही मिनिस्टर्स, हाई रैंकिंग ब्यूरोक्रेट्स और लोकल बॉडीज ने बड़े बड़े करप्शंस किए। उत्तर प्रदेश में भ्रष्ट अधिकारी योजनाओं पर भ्रष्टाचार की छाप छोड़ते नजर आ रहे हैं। कई मामले ऐसे भी सामने आए जिनमें पुलिस वाले अपनी मनमानी करते हैं। अब भले ये एलिगेशंस डायरेक्टली योगी जी से लिंक ना हो, लेकिन हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि बच्चे ने गुनाह किया है तो इसमें बाप की क्या गलती है। और कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री होता है वो अपने राज्य की जनता के लिए पिता समान ही होता है, क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने राज्य के लोगों को सुरक्षित। पर आप इतना नहीं देख सकते कि सिस्टम में इतने सारे, क्योंकि करप्शन तब से है, पहले से ही था यूपी में, पर उसको उनको कम कर सकते हैं धीरे धीरे। देखे वो यहाँ पे ये गलत हो रहा है, यहाँ पे ये गलत हो रहा है, देख देख के जब दिखेगा वो गलत हो रहा है। पर आप ये नहीं कह सकते कि अगर कोई बंदा करप्शन कर रहा है तो उसमें जी योगी जी की गलती है। नो, वो बंदा ऐसा था। आप कितना आप ऊपर की पोजीशन में किस किस को ठीक करोगे, धीरे धीरे ही करोगे, इट विल टेक टाइम। इसीलिए इस डॉक्यू सीरीज के थ्रू मैं मंगेश, द होस्ट ऑफ द विल पावर स्टार, और इस चैनल को सपोर्ट करने वाले 26 लाख लोग योगी आदित्यनाथ तक एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि आप अकेले क्लीन होने से काम नहीं चलेगा। आपको सिस्टम के निचले स्तर पर भी उतना ही ध्यान देना होगा जितना कि ऊपर के स्तर पर दिया जाता है। आपको आपके एमपी से लेकर एमएलए और ब्यूरोक्रेट से लेकर लोकल ऑफिसर्स तक हर एक से अकाउंटेबिलिटी मांगनी। पुलिस वालों को कितना क्या हमें याद है, निकाल दिया, जो भ्रष्टाचार वाले थे नहीं लिए, उनको डांटा, सब किया। जिस तरह आपने बड़े बड़े माफियाज को मिट्टी में मिलाकर यूपी में एक एग्जांपल सेट कर दिया है, वैसे ही आपको करप्शन से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग तक हर एरिया में एक बड़ा एग्जांपल सेट करना होगा, ताकि यूपी के ग्रोथ में लगा हुआ जो बचा कुचा दीमक है वो भी जड़ से साफ हो जाए। और अब आते हैं हमारे उस सवाल पर, क्या योगी जी भारत के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं? देखो, इस मुद्दे पर डिस्कस करने से पहले आपको एक बात बहुत अच्छे से समझनी होगी कि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज होती है जिसमें कब क्या होगा ये आप कभी प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते हो। हाँ, हम कुछ पैटर्न्स को पंचायत में हम भी प्रेडिक्ट नहीं कर सके थे कि वो कैसे जीत गई। ऑब्जर्व करके कुछ डॉट्स को कनेक्ट करके आगे क्या हो सकता है ये स्पेकुलेट और गैस कर सकते हैं। लेकिन हमें ये मान के चलना पड़ता है कि पॉलिटिक्स में हमें कहीं से भी कुछ भी सरप्राइज मिल सकता है, जैसे बीजेपी के अब की बार 400 पार वाले प्रेडिक्शन को लेकर मिला था। सो यहाँ मैं That was a shock. ये बात क्लियर कर देता हूँ कि क्या योगी जी भारत के अगले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। इस क्वेश्चन को लेकर मैं जो भी कहूँगा, बनेंगे तो पता नहीं, बनना चाहिए। मैं तो ये कह रही हूँ, बनेंगे नहीं बनेंगे ये तो जनता देखे कितनी स्मार्ट है जनता, पर बनना चाहिए। नहीं बनाएंगे तो देश का ही नुकसान होना है। वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है बेस्ड ऑन माय रिसर्च, माय ऑब्जर्वेशंस एंड पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग। कई लोग इससे अग्री भी कर सकते हैं और कई लोग इससे डिसअग्री भी कर सकते हैं। सो अगर आप डिसअग्री भी करते हो तो भी आपका ओपिनियन मेरे लिए मायने रखता है। बस आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बता देना कि आप मुझसे क्यों डिसअग्री करते हो। हाँ, और अगर डिसएग्री करते हो तो ये भी कमेंट में लिख देना यहाँ पर कि अगर वो नहीं तो कौन से आपको लगता है जो योगी जी से बेटर काम करेंगे, वो भी जरूर लिख देना। रिप्लेसमेंट कौन है? हाँ, रिप्लेसमेंट कौन है, जरा हमें भी पता चले, और अगर टाइम हो तो क्यों कैसे वो योगी जी से बेटर है। लेट्स गेट बैक टू द मेन क्वेश्चन, क्या योगी जी भारत के अगले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? ये समझने के लिए हमें इन 3 एंगल्स को डिकोड करना पड़ेगा। फर्स्ट इज परफॉर्मेंस एंगल, यानी क्या उनमें पीएम लेवल की कैपेबिलिटी है। सेकंड इज पार्टी एंगल, यानी बीजेपी के अंदर एक्चुअल डायनामिक्स क्या है। एंड थर्ड इज नेशन साइकोलॉजी एंगल, यानी जनता किस टाइप का लीडर पीएम की कुर्सी पर मेरे ख्याल से मोस्टली जनता तो कह रही है योगी जी को ही देखना चाहती है। चलो एक एक करके तीनों एंगल्स को ब्रेक डाउन करते हैं। परफॉर्मेंस एंगल, अगर आप योगी जी का सिर्फ रिज्यूमे उठाकर देखो तो योगी जी का प्रोफाइल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 25 साल की उम्र में वो एक एमपी बन चुके थे, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। 25 उसके बाद वो साल, लगातार 5 टर्म तक लोकसभा में रहे। इसके अलावा उनका अपने एरिया गोरखपुर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड है, यहाँ तक कि वो गोरखनाथ भट्ट, जिसे कई लोग यूपी का पावर सेंटर भी बोलते हैं, उसके हेड है। और तो और वो यूपी, जो कि पॉलिटिकली इंडिया का सबसे चैलेंजिंग स्टेट है, उसके बैक टू बैक 2 बार सीएम बन चुके हैं। अब योगी आदित्यनाथ का अगर यूपी के डेवलपमेंट को लेकर प्रोफाइल देखे तो वो भी काफी तगड़ा है। क्राइम कंट्रोल, इंफ्रा डेवलपमेंट और इवन रिलीजियस टूरिज्म, इन सब फील्ड्स में भी उन्होंने काफी हद तक इंप्रूव किया है। इसलिए प्योरली गवर्नेंस और इमेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है एटलीस्ट ऑन पेपर योगी जी पीएम के लिए वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट हो सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन पॉलिटिक्स में सिर्फ आपका रेज्यूमे मैटर वही तो, पॉलिटिक्स इज अ वेरी डर्टी गेम। नहीं करता, वहाँ पार्टी की टॉप लीडरशिप क्या चाह रही है वो भी मैटर करता है। और यही हमारा सेकंड एंगल आता है। अरे मैं तो इस बात पे हैरान हो गई थी कि वहां पे हमारा राम मंदिर बना और वहीं पे भैया हरा दिया बीजेपी को। मेरे तो अभी तक समझ नहीं आती भाई। पार्टी पॉलिटिक्स एंगल, और इसमें भी 2 अलग अलग एंगल्स हैं। इसका पहला एंगल ये है कि बीजेपी में हमेशा एक शॉकिंग पैटर्न देखने को मिलता है। देखो, बीजेपी जो है वो अभी के लिए एक हाईली सेंट्रलाइज्ड पार्टी है, जिसमें 2 ही टॉप फेसेस हैं, मोदी एंड अमित शाह, और बाकी जो लीडरशिप है वो इन दोनों के नीचे के लेयर में आती है। मुझे पर्सनली लगता है कि नहीं, आई थिंक अमित शाह से ऊपर योगी जी हैं, मेरे को तो वो इधर लगता है। जब भी पार्टी अपना नेक्स्ट पीएम कैंडिडेट चूज करेगी तो वो मेजरली ये 3 चीजें सोचकर करेगी। एक की कंटिन्यूटी ऑफ मोदी ब्रांड, दूसरी अलायंस मैनेजमेंट, कंटिन्यूटी ऑफ मोदी ब्रांड विल बी योगी जी ओनली।
और तीसरी बात इंटरनल कुछ लोग बोल सकते हैं अमित शाह। आई थिंक योगी जी इज अ बेटर कैंडिडेट, नॉट अमित शाह। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो योगी की ब्रांडिंग किस टाइप की है? इट इज हार्डकोर हिंदुत्व प्लस हार्ड लॉ एंड ऑर्डर प्लस बुलडोजर बाबा प्लस साधु मुख्यमंत्री। और योगी जी की ये जो ब्रांडिंग है वो बीजेपी के लिए एक दो-धारी तलवार बन सकती है। कैसे? देखो, एक तरफ देश भर में बीजेपी के जो कोर सपोर्टर्स हैं उन्हें इसी टाइप का एक हार्डकोर हिंदुत्व वाला पीएम चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ अगर पार्टी के एंगल से देखो तो उन्हें ये लग सकता है कि उनके जो अलायंस पार्टनर्स हैं, सदर्न स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाले स्टेट्स और जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए। देखिए, योगी जी ने ये कहा है कि कभी मैं किसी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं हूँ, तो उनकी डेफिनेशन ऑफ हिंदुत्व है समथिंग एल्स, कि सबके लिए भला करना है, किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं जाना। और वो ही होना चाहिए, राइट। स्लाइड टू हार्ड लाइन वाले लीडर हो सकते हैं, इसीलिए पार्टी जब पीएम कैंडिडेट डिसाइड करेगी तो उन्हें ये भी देखना होगा कि क्या ये आदमी कश्मीर, बंगाल, तमिलनाडु, केरला, नॉर्थ ईस्ट इन सब स्टेट्स में एज अ नेशनल फेस एक्सेप्ट हो पाएगा। और अगर इस सवाल का जवाब हाँ है तो योगी जी के पीएम बनने के चांसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन यहीं पर एक और क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है। मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए योगी का यूपी में रहना स्ट्रेटेजिकली ज्यादा यूजफुल है इंस्टेड ऑफ उन्हें दिल्ली भेजना। बताता हूँ क्यों। देखो, अकेले यूपी में 80 लोकसभा सीट्स हैं और इसीलिए कहा जाता है कि सेंटर का रास्ता यूपी से होकर जाता है। इसलिए यूपी जीतना मतलब मोस्टली सेंटर जीतना होता है। और आज के डेट में अगर यूपी जीतना है तो वहाँ पर योगी जी का होना बहुत जरूरी नहीं। योगी जी को अपने कोई नीचे किसी को ट्रेन करना चाहिए और वो इधर आए और योगी जी ऊपर और प्राइम मिनिस्टर बने। ऐसे होना चाहिए जैसे मोदी जी थे, वो गुजरात के थे, अब वो ऊपर आए हैं, वैसे ही योगी जी को ऊपर आना है। क्योंकि बीजेपी किसी भी हाल में वहां पर रिस्क नहीं ले सकती है, क्योंकि अगर योगी को दिल्ली भेज दिया और कोई वीक ऐसा सीएम थोड़ी यूपी होता में आ है। गया, जो अगेंस्ट सिस्टम को ना, ढीला ना, छोड़ ना। दे, तो बीजेपी अपना बिगेस्ट फोर्ट्रेस लूज कर जब सकती है। मोदी इसलिए अगेन मुझे लगता है मोदी जी को जब गुजरात से भेजा था तो गुजरात डूब गया था क्या? नहीं, गुजरात चल रहा है ना। करेक्ट, दैट्स हाउ इट विल बी। है कि पार्टी की सबसे सही इक्वेशन ये हो सकता है कि सेंटर के लिए कोई ऐसा लीडर हो जो मोदी जी की तरह ही सॉफ्ट एंड हार्ड का मिक्सचर हो और नेशनल लेवल पर सब लोग उसे एक्सेप्ट कर सके। और वही योगी जी टाइप का एक हार्डकोर लीडर सेंटर में नहीं बल्कि यूपी में ही। ये इस टाइप का कॉम्बिनेशन बीजेपी को सेंटर प्लस स्टेट दोनों फ्रंट पर मैक्सिमम पे ऑफ दे सकता है। यानी योगी जी को दिल्ली की बजाय यूपी में रखना ही बीजेपी के स्ट्रेटजी में आ सकता है। अब जैसे कि मैंने कहा था कि इस पार्टी पॉलिटिक्स एंगल में भी दो एंगल्स हैं, जिनमें से एक तो हमने अभी डिस्कस किया। अब इसका जो दूसरा एंगल है वो ये है कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ एक्सीडेंटल पीएम्स, यानी इंडिया में अगला पीएम कौन होगा ये हमेशा से बहुत ही एक्सीडेंटल रहा है। आप एक पैटर्न नोटिस करना। क्या 1991 में लोगों को लग रहा था कि या तो शरद पवार या कोई बड़ा नॉर्थ इंडियन नेता भारत का पीएम बनेगा, लेकिन एकदम से पीवी नरसिम्हा राव भारत के पीएम बन गए। स्थापित भारत के संविधान वो तो कांग्रेस का था, कांग्रेस उनको लाती थी जिन्हें कंट्रोल कर ले। वो तो वो उसका तो कुछ और ही एजेंडा है। हाँ, कि उनको जो उनके वीक लोग चाहिए थे उसको कंट्रोल कर सकें। एग्जैक्टली। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 1996 में किसी ने सोचा भी नहीं था कि एचडी देवेगौड़ा नाम का कोई आदमी जो नेशनल लेवल पर ऑलमोस्ट अननोन था, वो भारत का प्रधानमंत्री बन जाएगा। बहुत कम टाइम के लिए। Do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. आगे 2004 में कांग्रेस जीत गई। सबको लगा कि इस बार तो नो डाउट सोनिया गांधी She पीएम, can't. लेकिन बाद में पता चलता है कि पीएम के लिए मनमोहन सिंह जी को फ्रंट पर लाया गया। वो भी इसलिए कंट्रोल करने के लिए और आराम से कंट्रोल। 2014 में भी यही पैटर्न रिपीट हुआ। सब मान के बैठे थे कि बीजेपी शायद अगला पीएम एल के अडवाणी जी को बनाएगी, लेकिन पीएम बनते हैं नरेंद्र मोदी जी। भारत के वो संविधान एज की के बात प्रति थी। एज के पंगा था। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और इसीलिए इंडिया को लैंड ऑफ एक्सीडेंटल पीएम्स कहा जाता है, क्योंकि जिसको सब लोग अगला पीएम अब एक्सीडेंटल जो है योगी जी होंगे। मान लेते हैं, अक्सर कुर्स उसके पास जाती है और जिसको लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं वही आखिरी मोमेंट पर फ्रंट पे आ जाता है। और इस योगी वर्सेस नेक्स्ट पीएम वाले डिबेट को अगर आप मेरे पर्सपेक्टिव से देखो तो एज एन एक्सीडेंटल पीएम मेरे दिमाग में एक नाम आता है। कौन? एंड दैट इज द विश्वास सीएम शर्मा। ऑफ महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस। नो। तो अब सवाल ये आता है कि क्यों फडणवीस, योगी जी क्यों? तो यहीं पर आता है हमारा थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल, दैट इज नेशन साइकोलॉजी एंगल। देखो, जहां तक मुझे समझ आ रहा है आज इंडिया की जनता एक पीएम कैंडिडेट में दो चीजें चाहती है। एक ग्लोबल रिस्पेक्ट जो कि मोदी ब्रांड दे रहा है, और दूसरी चीज है उनके कंट्री और स्टेट की इंटरनल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी। और इस केस में योगी का मॉडल लोगों को ज्यादा पसंद आ रहा है। तो अब इसके चलते होगा ये कि मोदी जी के बाद जो भी पीएम आएगा लोग ऑटोमेटिकली उससे ये दो एक्सपेक्टेशंस रखेंगे। एक तो वो वर्ल्ड स्टेज पर हमारे लिए स्टैंड ले, और दूसरा कि वो देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को टाइट कर दे। और यहाँ अगर आप योगी जी का इंटरनेशनल इमेज बारीकी से ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि योगी जी का इंटरनेशनल इमेज अभी भी यूपी सीएम एंड हिंदुत्व हार्ड लाइन यहाँ तक ही लिमिटेड है। वो तो अभी मोदी जी का भी वही था, गुजरात सीएम। जो अंडरस्टैंडिंग है वो उतनी हाईलाइट नहीं हुई जितनी कि एक पीएम कैंडिडेट के हिसाब से होनी चाहिए।
अब इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास कैपेबिलिटीज नहीं, लेकिन किसी अननोन रीजन के चलते उन्हें अभी तक उस रोल में हाईलाइट नहीं किया गया। और अब यहाँ पर हम वो एंगल डिस्कस कर सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस क्यों और योगी जी क्यों नहीं। देखो ये जो फर्नांडीज जो है, ये पहले उस वाली पार्टी में था ना, वो कौन सी पार्टी थी? ये बीजेपी में तो नहीं हमेशा था। I don't know. शिवसेना। हाँ, वो कौन सी है वो जो नहीं, he was always in बीजेपी। अच्छा, मुझे नहीं याद। I think so, मुझे भी नहीं पता। चाहे आप एक्सेप्ट करो या ना करो, लेकिन एक बात तो फॉर श्योर है कि बीजेपी के डिसीजन मेकिंग में आरएसएस का वन ऑफ द बिगेस्ट रोल रहा है। हालांकि अगर हम हिस्ट्री में भी जाएं तो भारतीय जनता पार्टी तो वो क्या आरएसएस से आए हैं? वो भी 1951 में आरएसएस के पॉलिटिकल आर्म के तौर पर ही फॉर्म हुई थी। इसलिए देयर इज नो डाउट कि बीजेपी के डिसीजन मेकिंग में आरएसएस का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। और अगर यहाँ देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस नागपुर से आते हैं, जो कि आरएसएस का हेडक्वार्टर है, और आरएसएस में थे, संघ के इकोसिस्टम में पले बड़े हैं। इसलिए उनकी आइडियोलॉजी क्या है ये प्रूव करने के लिए उन्हें दिल्ली तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली वहां तक पहुंच जाएगी। So he has been in RSS और फिर फडणवीस जी का जो पोर्टफोलियो है वो भी बहुत इंप्रेसिव है। वो महाराष्ट्र जैसे इंसेंटली कॉम्प्लेक्स स्टेट के सीएम रह चुके हैं। वो मुंबई पुणे जैसी इकोनॉमी, इंडस्ट्री, अर्बन केओस ये सब हैंडल कर चुके हैं। इवन वो बहुत अर्ली एज से कॉर्पोरेट, फिर एमएलए, फिर वन ऑफ द यंगेस्ट सीएम भी रह चुके हैं। और तो और मैंने इन पर्सन भी उनको सामने बैठकर सुना है, और उससे मुझे ये लगा कि फडणवीस एकदम सॉफ्ट स्पोकन और स्मार्ट आदमी है। इंग्लिश, हिंदी, मराठी फ्लुएंटली बोल लेते हैं। इवन अगर आप उन्हें टीवी डिबेट्स में भी देखोगे तो वो एकदम काम नजर आते हैं। साथ ही वो हिंदुत्व की भी बात करते हैं, लेकिन योगी जी के जैसे एकदम हार्डकोर स्टैंड नहीं रखते हैं। इसलिए इन सब पॉइंट्स को एक पेज पे रखकर बीजेपी और आरएसएस दोनों के माइंडसेट से देखने की कोशिश करो तो इस पूरे डिबेट का कंक्लूजन मिल सकता है। और मेरे हिसाब से वो कंक्लूजन कुछ ये हो सकता है कि बीजेपी योगी जी को शायद यूपी में ही रखेगी, एटलीस्ट कुछ शॉर्ट टर्म, क्योंकि बात 80 लोकसभा सीट्स की है। और रही बात पीएम फेस की, तो मुझे लगता है कि सेंटर में वो देवेंद्र फडणवीस जी या फिर उनसे मिलता जुलता कोई और कैंडिडेट खड़ा कर सकती है। लेकिन मेरी गट फीलिंग कहती है कि ज्यादातर पॉसिबिलिटीज फडणवीस जी की है। अब अगर आप मुझसे पूछो कि क्या ये कंफर्म है, तो माय आंसर विल बी आई रियली डोंट नो। मुझे नहीं पता कि कल को क्या होगा। कुछ भी हो सकता है। तो ये है मेरा पर्सपेक्टिव ऑन दिस डिबेट कि भारत का अगला पीएम कौन बनेगा। भैया ये एक नया एंगल लेके आए, अच्छी बात है, इससे एक और एंगल दिखा है, अच्छा वीडियो बनाया है। हो सकता है मैं योगी जी को इंग्लिश भी आती हो, वी डोंट नो। आई डोंट केयर आती है नहीं आती है, पर आई थिंक कि योगी जी, अब आप ये देखो कि भैया क्योंकि यूपी में हमें जरूरत है, तो एक जो डिजर्विंग बंदा है जो आग जो कर सकते, उसको आप पीछे थोड़ी कर सकते हो अपने पार्टी के बेनिफिट के लिए, वो तो गलत होगा। और मेरा दिल और मेरा दिमाग तो कहता है योगी जी इज द बेस्ट कैंडिडेट। और सिंपल ये कि उन्होंने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है यूपी में, कैसे कैसे बड़े बड़े गुंडों को ख़त्म किया है, कैसे यूपी का सुधार किया है, विच इज़ जस्ट माइंड ब्लोइंग। और जो उनके थॉट्स हैं, जो उनका करने का तरीका है, और प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट कि कोई फैमिली नहीं है। जिसकी फैमिली नहीं है वो ये नहीं देखेगा है मैंने अपने बच्चों को सेटल करना है, वो मेरे नेक्स्ट जनरेशन के लिए मैंने पैसे इकट्ठे करने हैं, वो नहीं होगा। और मोदी जी में भी वही है कि कोई परिवार नहीं है। मैं तो स्ट्रांगली कहती हूँ कि जिसका परिवार नहीं है, जिसको मोह माया का लालच नहीं है, उसको बनाना चाहिए कंट्री का लीडर। वो सच्ची सेवा करेगा देश की, मैं तो बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ। और योगी जी इज़ द बेस्ट कैंडिडेट। अब अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो ज़रूर शेयर करना कि आपको कौन लगता है और क्यों लगता है, वो बेटर है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।